एक सीकर ने पूछा है, एक एजेड नार्सिसिस्ट जो पावर, जॉब और कंट्रोल खोने के बाद और भी ज्यादा एग्रेसिव और टॉक्सिक हो गया है, उसके साथ एक ही घर में चौबीसों घंटे रहते हुए उसका सामना कैसे करें? देखिए, सबसे पहले कुछ बातें हमें समझनी होंगी, जिसमें से एक बात मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, और वो आपको वेस्टर्न सोचने के तरीके से बदल करके जो ईस्टर्न सोचने का तरीका है उसमें ट्रांसफर कर देगा, उसमें ले आएगा। और वो ये है कि हम एक रैंडम यूनिवर्स में नहीं जीते, हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और यूनिवर्स, चूंकि हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, इसलिए यूनिवर्स जो है वो हमारी सिचुएशंस को इस तरीके से कस्टमाइज करता है, इस तरीके से क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी सेल्फ ग्रोथ हो सके, हम अपने अंदर की वीकनेसेस को, अपने अंदर की कंडीशनिंग्स को, अपने अंदर के ईगो को दूर कर सकें, चाहे वो ईगो कितना ही सटल क्यों ना हो, ताकि हम ट्रूथ के और रियलिटी के ज़्यादा नज़दीक आ सकें। ये है ईस्ट के सोचने का तरीका। इनफैक्ट ये तरीका जो है सोचने का, ये बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है इस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, जिसको कि आप बता रहे हैं इसमें। इस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को दूर करने के लिए ये एंकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए पहली बात, कि आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। देखिए, पहले से ही हम सब ऐसा मानते आए हैं, एंशियंट टाइम से हम ऐसा ही मानते आए हैं कि हम सब एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। ये बीच में बदल गई हैं बातें। और पहले हम, अगर आप कॉमन सेंस, आज ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है ऐसा सोचना कि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यही कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस यही है कि हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। आप देखिए कैसे ये हवाएं सही समय पर चलती हैं, पानी सही समय पर बरसता है, सीजन सही समय पर बदलते हैं, सूरज सही समय पर निकल आता है। तो ये सब कैसे हो सकता है अगर ये यूनिवर्स इंटेलिजेंट ना हो? ये यूनिवर्स इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर यूनिवर्स है। और जो, जब कोई चीज इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर होती है तो उसका हमेशा एक क्रिएटर होता है। बताइए, ये कॉमन सेंस है कि नहीं? ये कॉमन सेंस है। यूनिवर्स के केस में बस एक लॉजिकल डिफिकल्टी, क्रिएटर जो है वो क्रिएशन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्रिएटर क्रिएशन से अलग हो जाएगा तो क्रिएटर जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, क्रिएटर स्पेस टाइम में आ जाएगा। तो अगर क्रिएटर स्पेस और टाइम में आ गया तो यानी वो क्रिएशन के अंदर हो गया। अगर क्रिएटर क्रिएशन के अंदर हो गया तो क्रिएशन अनक्रिएटेड हो जाएगा। तो ये लॉजिकल डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी। ये लॉजिकल डिफिकल्टी ना क्रिएट हो, इसलिए कॉमन लॉजिक यही है कि हम ये कहें कि क्रिएटर और क्रिएशन एक ही हैं, दोनों एक ही चीज का नाम है। क्रिएटर खुद क्रिएशन है, क्रिएशन खुद क्रिएटर है। तो इसको सरल शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, और एग्जिस्टेंस कभी भी हमको ऐसी समस्याएं नहीं देता है जिनका हम सामना ना कर सकें, या जिनकी हमें जरूरत ना हो अपने अंदर चेंज लाने के लिए। पहले से ही हम ऐसा एंशिएंट टाइम से मानते आए। बीच में ऐसा बदलाव आ गया कि जिसकी वजह से हम नहीं मानते हैं, और इसकी वजह है मेन स्ट्रीम साइंस। साइंस में खास तौर से चार्ल्स डार्विन ने जब से ये किताब लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तब से चार्ल्स डार्विन ने जब से ये हमें बताया कि यूनिवर्स जो है वो रैंडम, लाइफ रैंडमली क्रिएट हुई है बिलियंस ऑफ ईयर्स में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से। तो रैंडमली लाइफ क्रिएट हुई। जब कोई चीज रैंडमली क्रिएट हुई है, यानी मॉलिक्यूल, एटम इधर पड़ा था, कुछ एटम इधर सालों साल खिसकते आए आपस में, इंटरेक्ट किए, और इस तरीके से लाइफ बनी। तो इस तरीके से यानी कि लाइफ रैंडम है। लाइफ में चार्ल्स डार्विन की के हिसाब से लाइफ रैंडम है, और लाइफ को कोई इंटेलिजेंस नहीं चला रही है। हम सब इस दुनिया में एकदम अकेले हैं, और हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पर्सनल है। हमारी लाइफ पूरी तरीके से रैंडम है। हमारी घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, वो बाहर से किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। हमारी सफरिंग पूरी तरीके से प्राइवेट है।
ऐसा हम सोचने लग जाते हैं जब हम ऐसा मानते हैं कि लाइफ जो है वो रैंडम है, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने हमको बताया। तो धीरे धीरे साइंस में ये चीज आ गई कि चार्ल्स डार्विन चारों तरफ पढ़ाए जाने लगे, इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ाई जाने लगी, सब लोग जो है चार्ल्स डार्विन की बात को करते रहे, क्लासरूम में डिस्कशन शुरू हो गए। तो धीरे धीरे ये सब बातें आम आदमी के जेहन में चली गई कि यूनिवर्स रैंडम है, यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई गॉड नहीं है। आज सब यही बात मानते हैं। अगर किसी को बता दो कि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं तो वो समझ नहीं पाता और वो सोचता है पता नहीं ये क्या बात बता रहे हैं। और अगर आप वेस्ट को देखेंगे तो बहुत सारे वहां पे थिंकर्स हुए हैं, जैसे कि आप सोरेन किरगार्ड को ले लीजिए या एल्बेयर कामू को ले लीजिए या आप उनको ले लीजिए, क्या कहते हैं, जॉन पॉल सार्त्र को ले लीजिए या मार्टिन हाइडेगर को ले लीजिए या फ्रेडरिच नीत्शे को ले लीजिए। सब सब लाइफ को मीनिंगलेस ही मानते हैं। सबका कहना है कि लाइफ मीनिंगलेस है। फ्रेडरिक नीत्शे कहते थे कि लाइफ मीनिंगलेस है, देयर इज नो गॉड, गॉड इज डेड। और आपको अपना वैल्यू सिस्टम खुद क्रिएट करना है। वैल्यू क्रिएट करना एक एफर्ट है। एफर्ट कितना मुश्किल है वैल्यू क्रिएट करने का, खुद की वैल्यू क्रिएट करके जीना, यानी खुद को एक क्रिएटर बना करके जीना कितना मुश्किल है इस दुनिया में। ये हमको बताया फ्रेडरिक नीत्शे ने। और हमको सोरेन किरगार्ड ने क्या बताया? सोरेन किरगार्ड हमको बताते हैं, कहते हैं कि देखो, मीनिंगलेसनेस का मुकाबला फेथ से ही किया जा सकता है। यहाँ तक तो सोरेन किरगार्ड एडमिट करते हैं इस बात को, लेकिन वो कहते हैं कि मुकाबला तो किया जा सकता है, लेकिन हमें मीनिंगलेसनेस का मुकाबला तो फेथ ही कर सकता है। लेकिन चूंकि गॉड है नहीं, तो हम चाहे गॉड हो चाहे ना हो, हमें ये मान के चलना होगा कि फेथ का सहारा लेके ही चलना होगा। तो बताइए, अगर हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि गॉड नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हमें फेथ के सहारे चलना होगा, तो ये तो एक तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। और कुछ लोग तो कहते हैं, जैसे अल्बेयर कामू कहते हैं कि आपको फ्री विल है, आपके पास फ्रीडम है, लाइफ की मीनिंग की लेसनेस के अगेंस्ट आपको एक रिबेलियन के साथ जीना होगा। और जहाँ पॉल सार्त्र कहते हैं कि आप फ्रीडम आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, मीनिंगलेसनेस के अगेंस्ट आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम की से एक अपना फ्रीडम को यूज करना है आपको मीनिंगलेसनेस, और एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ क्रिएट करना है इस मीनिंगलेसनेस की बैकग्राउंड में। कितना मुश्किल है ये सब काम। ऑथेंटिक मार्टिन हाइडेगर जो है कहते हैं कि डेथ ही ऑथेंटिसिटी पैदा कर सकती। अब आप ये देखिए, ये सब जो है पेसिमिज्म है बहुत ज्यादा इन सब चीजों में, इंडिविजुअल सेंट्रिक है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सब ये मानते ही नहीं है कि हम इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। और इसीलिए इसी की बैकड्रॉप में हमारी वेस्टर्न साइकोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए वेस्टर्न साइकोलॉजी जिन थेरेपीज के बारे में बताती है, उन थेरेपीज में भी हमें एक एफर्ट करना पड़ता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक एफर्ट, और एक वैल्यू सिस्टम खुद का क्रिएट करना पड़ता है, खुद का एक हम तो हम जब खुद ही सब कुछ क्रिएट करते हैं तो ये कितना ज्यादा एफर्ट्स हैं इसमें, वो एफर्ट ही हमको थका देते हैं। थेरेप्यूटिक एफर्ट्स खुद एक बहुत ही टायरसम है। जबकि अगर आप ईस्टर्न साइकोलॉजी की तरफ, ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ देखेंगे तो वहां ये कहते हैं कि भाई वैल्यू क्रिएट नहीं करना है, वैल्यू को डिस्कवर करना है। आप खुद, आपका सेल्फ एक वैल्यू है, उसी को बस आपको डिस्कवर करना है। आपकी कॉन्शियसनेस ही, आपकी प्रेजेंस ही एक वैल्यू है, उसी को आपको डिस्कवर करना है। क्योंकि हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, वो इंटेलिजेंट यूनिवर्स हमें मदद करता है कि हम अपनी सेल्फ को डिस्कवर कर सकें, अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर कर सकें। तो आपने देखा कि हमें ये, हम कैसे, कॉमन सेंस यही है कि हम ये माने कि हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। अब जब हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं तो उसका इस आपके संदर्भ में क्या, उसका रेफरेंस हम किस तरीके से, मतलब उसको हम किस तरीके से आपके संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं? वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम कि देखिए, पहले हो सकता है कि आपको नार्सिसिस्ट के साथ कुछ ही समय बिताना पड़ता हो। आज जब वो उसकी एज हो गई है और वो जॉब छूट गया है, सब चीज छूट गई है, तो आपके साथ 24 घंटा रह रहा है। तो पहले तो नार्सिसिस्ट क्या था? पहले
जब उसको सक्सेस मिल रही थी, उसके पास पावर थी, उसके पास प्रेस्टीज थी, उसके पास सक्सेस थी एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तब क्या था कि उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई भी मिलती थी। जब उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती थी तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई के साथ वो खुश रहता था। लेकिन अब क्या है, अब एज हो गई है, जॉब भी छूट गया, पावर चली गई है, सब चीज चली गई है, एक्सटर्नल सक्सेस भी नहीं है। तो ऐसे में आपने खुद ही लिखा है कि वो और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। अब ऐसे आदमी के साथ पहले तो आप इससे ज्यादा ठीक आदमी के साथ पहले रहते थे, लेकिन अब आपको लगातार इसके साथ रहना पड़ रहा है, चौबीसों घंटे इसके साथ रहना पड़ रहा है। तो अब इसका सामना कैसे करें, ये बहुत बड़ा समस्या आपके सामने है। तो देखिए अब आपको कुछ क्या करना है, पहले पूरी समस्या को समझिए। तो देखिए ये अब आपको इसके साथ रहना है। अब ये ज्यादा और ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव क्यों हो गया, पहले इसको समझ लेते हैं। वो इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई अब बंद हो गई, नार्सिसिस्टिक सप्लाई स्टार्व हो गई है। क्यों नार्सिसिस्टिक सप्लाई स्टार्व हो गई? क्योंकि ना तो एक्सटर्नल सक्सेस है, ना तो उसको बाहर से एडमिरेशन मिल रहा है, ना उसको जो है नए लोग मिल रहे हैं जिनको भी वो फंसा सके, ना उसकी ग्रैंडियोसिटी की जो सेल्फ इमेज है उसको कोई फीड करने वाला है। तो और ज्यादा एंटाइटलमेंट उसके अंदर हो गया, और ज्यादा एग्रेशन हो गया, और ज्यादा ब्लेम वो दूसरे आपको कर रहा है, और ज्यादा टॉक्सिक हो गया। तो ये है उसके टॉक्सिक और एग्रेसिव होने की वजह, क्योंकि उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई खत्म हो गई। अब हम ऐसे सिचुएशन में, हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में अगर हम जीते हैं, तो इंटेलिजेंट यूनिवर्स ने हमको ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला? याद रखिए, आप कभी कभी अपनी सिचुएशंस को डील करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, ऐसी एक इंटेलिजेंट सेल्फ इमेज बनाए रहते हैं। हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो भी, एग्जिस्टेंस लेकिन जानता है कि ये जो सूक्ष्म इमेज आपने अपने अंदर बनाई हुई है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, ये सूक्ष्म इमेज से आप जो मैनेज करते हैं सब चीजों को, एग्जिस्टेंस नहीं चाहता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद आप इस सूक्ष्म इमेज से कुछ मैनेज करें। इसलिए इमेज को तोड़ने के लिए नार्सिसिस्ट के आपको और ज्यादा करीब ले जाता है। हो सकता है कि आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो, और अपनी रिस्पेक्टफुल सेल्फ इमेज से, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी से सब चीज मैनेज करते हो। नार्सिसिस्ट नहीं चाहता है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस नहीं चाहता है कि आप अपनी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी से मैनेज करें, क्योंकि एग्जिस्टेंस चाहता है कि आप अपनी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को के और पीछे जाएं और रियल सेल्फ को, रियल ट्रूथ को देख पाए, रियलिटी को अपनी देख पाए। इसलिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपका बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी भी आपके काम नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो चौबीसों घंटे आपके साथ नार्सिसिस्ट रह रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ही पोलाइट हो और अपनी पोलाइटनेस से सब चीज मैनेज कर लेते हो, लेकिन अब वो पोलाइटनेस आपके लिए काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि चौबीसों घंटे नार्सिसिस्ट आपके साथ रह रहा है। एग्जिस्टेंस आपकी पोलाइटनेस का जो से जीने का जो तरीका है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप, मैं पोलाइट और रिस्पेक्टेबल हूं, इस सेल्फ इमेज को वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपनी अपने अपनी रियलिटी को देख पाए, अपने रियल सेल्फ को देख पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब इस तरीके से चीजों को देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है, और उस पर्पस से हम सिचुएशन को, हमारी सिचुएशन को एग्जिस्टेंस ने कस्टमाइज किया हुआ है, और उसी कस्टमाइजेशन हमारे फेवर में है, हमारे वेलबींग के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें और ट्रुथ के और ज्यादा करीब जा सकें और अपनी ट्रुथ को लाइफ के देख सकें। तो अब करना क्या है? एक ही तरीका है। देखिए एग्जिस्टेंस, ये देखिए कि एग्जिस्टेंस नार्सिसिस्ट के थ्रू बोल रहा है। ये देखिए कि जो भी मैनिपुलेशन है, नार्सिसिस्ट तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एग्जिस्टेंस ऐसा कर रहा है उसके पीछे से, लाइफ ऐसा कर रही। ऐसा देखेंगे तो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, ताकि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, कुछ चेंज हो सके, ताकि आप लाइफ के ट्रुथ को समझ सके। तो अब करना क्या है? रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, ड्रामा में पार्टिसिपेट मत कीजिए। ज्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बनने की भी जरूरत नहीं, आप बस रिएक्ट करना बंद कीजिए, ड्रामा में पार्टिसिपेट करना बंद कीजिए। तो जब ड्रामा में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आपके जो पेन के का जो पैटर्न है उनके ऊपर डायरेक्टली चोट पहुंचेगी, आपके अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स
क्रिएट होंगी, क्योंकि जब आप झगड़ा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप थोड़ा वेंट भी दे पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, बस रिएक्ट करना बंद करने के साथ साथ एक और काम करिए कि स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो कीजिए। वो क्या है स्पिरिचुअल टेक्निक? जो जब नार्सिसिस्ट आपके साथ बदसलूकी कर रहा है या आपको उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके अंदर उठ रही हैं। देखिए, इसे कहते हैं विटनेसिंग करना। विटनेसिंग में हम ये मानते हैं, हम ये देखते हैं कि हम ना सिर्फ बाहरी दुनिया से अलग हैं, बल्कि अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स और अपनी बॉडी से भी अलग हैं। तो जब हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी से अलग करके अपने आप को देख पाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से अलग करके देख पाते हैं, तो ही तो हम अपने रियल सेल्फ में होते हैं। एग्जिस्टेंस चाहता है कि उसी रियल सेल्फ में हम अबाइड करें, उसी रियल सेल्फ में हम एग्जिस्ट करें, उसी में हम रहें। तो जब हम अपने रियल सेल्फ में आ जाते हैं, तो फिर हम अपनी फीलिंग्स को, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स को देखते हैं, अपने अंदर के पैटर्न को देखते हैं। तो बस जब हम इन फीलिंग्स को और इन पैटर्न्स को देखने लगते हैं, तो क्या होता है, इनको देखने से ही ये पैटर्न्स धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला। जितना आप अपने पूरे अटेंशन के साथ अपने अंदर के पेन के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, जब नार्सिसिस्ट नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेंगे, पेन की फीलिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, जितना, उतनी ही स्ट्रांग मेमोरी आप उन फीलिंग्स की उनकी बना पाएंगे। और जितनी स्ट्रांग मेमोरी आपकी होगी, उतना ही नेक्स्ट टाइम जब वो फीलिंग आएगी, तो आपको ये, आपके माइंड को नेचुरली लगेगा, अरे इस फीलिंग को तो मैं पहले से ही रिकॉग्नाइज करता हूं, तो वो उसको सीरियस नहीं लेगा उस फीलिंग को, और फीलिंग अपने आप डिफ्यूज हो जाएगी। इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस के द्वारा नेगेटिविटी को भस्म करना। कॉन्शियसनेस एक लाइट की तरीके से, एक फायर की तरीके से, इसी तरीके से काम करती है। तो जैसे ही नार्सिसिस्ट आपके साथ बदतमीजी करे, नार्सिसिस्ट कुछ उल्टा सीधा आपको बोले, बस आपको वॉच करना है, नेगेटिविटी को वॉच करना है। नार्सिसिस्ट को नहीं वॉच करना है, अपनी नेगेटिविटी को वॉच करना है, अपने नेगेटिव पैटर्न को वॉच करना है। बस आप लगातार, वो 24 घंटे ऐसा कर रहा है, आप 24 घंटे बढ़ा दीजिए वॉच को, ऑब्जर्वेशन को पूरे अटेंशन के साथ ऑब्जर्व कीजिए। गौतम बुद्ध तो अपने फियर को बहुत ऑब्जर्व करते थे। वो जो है जंगल में बैठते थे जाकर के, तपस्या करने के लिए जंगल में। और जंगल में बहुत खतरा होता है, वहां कोई लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं, जंगली जानवर भी आते जाते रहते हैं, तो भारी डर अंदर लगता है। तो वो यही डर को बस ऑब्जर्व करते थे। डर को ऑब्जर्व करते 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 वो तब तक डर को ऑब्जर्व करते रहते थे जब तक डर बना रहता था, और फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाता। डर उनका खत्म, फिर अंदर पूरा चित्त साफ हो गया, डर अंदर खत्म हो गया देखने से ही। तो वैसे ही आप 24 घंटे, अगर नार्सिसिस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 24 घंटे आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अंदर की निगेटिविटी को। हमेशा जब भी ध्यान जाए, जब भी नेगेटिविटी से हमेशा अपने आप को अलग करके, नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को हमेशा अलग करके, तब आप उसको बस ऑब्जर्व कीजिए। इस तरीके से जितने अटेंशन के साथ ऑब्जर्व करेंगे, उतना स्ट्रांग मेमोरी बनेगी, उतनी आसानी से आपके अंदर नेगेटिविटी का पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। और ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है? बिना स्टोरी के ऑब्जर्व करना है। अगर स्टोरी दिमाग में चलने लगी, इसका मतलब फीलिंग, माइंड, उसके साथ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ आपने अपने आप को जोड़ के देख लिया। तो नॉन वर्बली ऑब्जर्व करना है, बिना बिना स्टोरी के ऑब्जर्व करना है। सेंसेशंस, एनर्जी फील्ड को ऑब्जर्व करना है नेगेटिविटी की। उसमें किसी स्टोरी को नहीं ऑब्जर्व करना है, और स्टोरी नहीं चलाना है। स्टोरी चलाने का मतलब आइडेंटिफाई हो गए। तो इस तरीके से आपको बस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करना है। हो सके तो जाप की भी टेक्निक मैंने बताई है, वो जाप की भी टेक्निक पकड़ लेना है। और इस तरीके से धीरे 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 24 घंटे जब भी ध्यान जाए, अपनी नेगेटिविटी से अलग करके अपने आप को देखना है। जब नेगेटिविटी से जोड़ के अपने आप को देखेंगे, तो आप कहेंगे मैं नेगेटिव हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफरर हूं। और जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैं सफरर हूं। आप कहेंगे ये नेगेटिविटी है, ये दुख है, ये सफरिंग है, मैं इससे अलग हूं। तो उसको, नेगेटिविटी को इट या दिस बना करके देखेंगे, ना कि आई बना करके देखेंगे। और एक सेंसेशन की तरीके से देखेंगे, और उसकी स्ट्रांग मेमोरी बनाने की कोशिश करेंगे। फुल अटेंशन के साथ देखेंगे। जब हो सके तो जब तक वो रहती है तब तक देखते रहिए, इसे टाइम वेस्ट ना मानिए।
जब तक रहती है तब तक देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फील्ड उसकी समझने की कोशिश कीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए, हर तरफ से नाप-तौल करके उसको देखिए। जितनी स्ट्रॉन्ग और मल्टी डायमेंशनल मेमोरी उसकी बनेगी, उतना ही वो पैटर्न ही पूरा धीरे-धीरे करके डिसॉल्व हो जाएगा और तब नार्सिसिस्ट के उल्टी-सीधी हरकत करने का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं बीइंग के लेवल को ऊपर उठ जाना। यहाँ एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद रखिए, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश और एक्सेप्टेंस, ये हमेशा पावर डायनामिक्स को डिफ्यूज करने का काम करती है। तो आप नार्सिसिस्ट के साथ हमेशा, भले ही झूठा ही सही, रिलेशनशिप को ठीक करने का नाटक करिए, कंपैशनेट होने का नाटक करिए उसके डिसऑर्डर को। रियली फील करें तो बहुत ही अच्छा है। कंपैशनेट होइए हमेशा उसके प्रति। आप रिलेशनशिप ठीक करने का, भले ही झूठा नाटक हो, लेकिन ठीक करने की आप कोशिश कीजिए, तो आप उसकी पावर डायनामिक्स को ही डिफ्यूज कर देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है नार्सिसिस्ट के साथ रिएक्ट ना करना और रिलेशनशिप को ठीक करना और अपनी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करना। ये धीरे-धीरे जितना डिसआइडेंटिफिकेशन आप ये बढ़ाते जाएँगे, जितना फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना आप बढ़ाते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका लेवल ऑफ बीइंग ऊपर बढ़ता जाएगा, अस्तित्व का स्तर ऊपर उठता जाएगा, वैसे-वैसे आपको आराम मिलता जाएगा।